बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी पीके। माय नेम इज़ सैयद उसामा। आज हम चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज को डिस्कस करने लगे हैं। इस बात को याद रखिएगा, पहले पार्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है बोर्ड का, उसमें 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 में से आते हैं, मोस्टली एक्सरसाइज में से होते हैं, और एक आध सवाल वो इनसाइड द चैप्टर से भी आपसे पूछ सकता है। तो ये 4 to the 8 मार्क्स बनते हैं। तो आज के लेक्चर को मैंने इस तरह से डिवाइड किया कि हम चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज को तकरीबन 2 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14.1 को रीड आउट करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में माहिर होना चाहते हैं तो उसको रीडिंग करने की आदत डाल लें। मैंने अपनी क्लासेस में ये नोट किया है, 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है कि हमारे जो 85% बच्चे होते हैं वो स्किमिंग करते हैं, वो रीड नहीं कर रहे होते हैं। मतलब ये कि वो छोड़ छोड़ के पढ़ रहे होते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। ये आपके लिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ है अगर आप पहली दफ़ा कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो देखते हैं इसको क्या कहता है। अ प्लेन कंडक्टिंग लूप इज़ लोकेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे आपको ये बात यहाँ पे बतानी पड़ेगी कि सिर्फ बायो के पेपर में आपने फिगर्स नहीं बनानी होती, फिजिक्स के पेपर में भी फिगर्स, इक्वेशंस, डेरिवेशंस, फार्मूलाज, स्टेटमेंट्स ये आपको लिखना पड़ता है और बनाना पड़ता है अगर आप 100% मार्क्स लेना चाहते हो। तो चलें, जैसे वो कह रहे हैं वैसे हम एक फिगर बना लेते हैं एक्स, वाई और जेड एक्सिस की। लेकिन एक दो हम सवाल को पूरा पढ़ लेते हैं। फॉर वट ओरिएंटेशन ऑफ द लूप इज द फ्लक्स मैक्सिमम, फॉर वट ओरिएंटेशन ऑफ द लूप इज द फ्लक्स मिनिमम। एक बात उसने पहले स्पेसिफाई कर दी है इस लाइन में कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है। तो हमारे पास 2 सवाल, इस सवाल के अंदर 2 सवाल उसने पूछे हैं। सबसे पहले हम हेडिंग बुला लेते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, ऑब्वियसली बात है कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स या मैक्सिमम फ्लक्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस बनाता हूँ। जेड एक्सिस में इसलिए नहीं बना रहा कि मुझे पता है कि उसकी ज़रूरत थी नहीं है। जब उसने कहा है कि हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस उसने बात नहीं की, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 डायमेंशन में इसको बना लेते हैं अपने एक्सिस को। और ये हमारे पास डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। अच्छा जी, तो फिगर अगर आप पहले बना देते हैं, वैसे तो क्वेश्चन को फिगर से कहते हैं कि स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन इस तरह का है, इसकी नोयत ऐसी है कि इसमें हम फिगर पहले बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपने अगर ये मार्कर से ये लाइंस ड्रॉ की हैं तो आप मार्कर से ही यहाँ पे बता दें कि भाई ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो लूप है, प्लेन कंडक्टिंग लूप, उसने यहाँ पे वाजे कर दिया कि आपके पास लूप प्लेन है। तो मैं उसको इस तरह से रख रहा हूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस लूप के अंदर से पास करती हुई जा रही है। अब जरा यहाँ पे 2 बातें स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। वो लिखते हैं कि लूप इज प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको यहाँ पे हाईली रिकमेंड करूंगा, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लिख बिल्कुल ठीक रहे हैं कि आपका जो प्लेन कंडक्टिंग लूप है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। लूप इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये बात आपने बिल्कुल ठीक लिखी है। मगर अब जब आप इसका फॉर्मूला लिखने लगते हो तो आपसे एक मिस्टेक हो जाती है। आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है वो है फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। तो आप सोचते हो कि यार मैंने यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर, तो जो एंगल है वो बेसिकली क्या होगा, 90 डिग्री का। बिल्कुल भी नहीं। आपने याद रखना है कि आपकी बुक में जहां जहां थीटा की बात हुई है, थीटा का जो एंगल उसने लिया है वो लिया है वेक्टर एरिया से। अब ये वेक्टर एरिया क्या होता है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। लेट से मेरे पास कोई सरफेस है, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अगर मैं इसके एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करूँ जो इसके परपेंडिकुलर हो और इसकी मैग्नीट्यूड इस वेक्टर, इस सरफेस के एरिया के बराबर हो, तो दैट वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर एरिया। तो यहाँ पे आपने हमेशा याद रखना है कि जो थीटा है ना ये सरफेस के साथ नहीं होता, ये थीटा हमारे पास होता है बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने ये बात याद रखनी है कि थीटा जो है, ये जो एंगल है, ये एरिया से नहीं बल्कि एरिया वेक्टर से हमने काउंट करना है। और हमें नजर आ रहा है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं।
तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या हुई, थीटा की वैल्यू हुई हमारे पास 0। तो हमारे पास फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा बन गया, और आपको पता है कॉस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये बन जाएगा फाई इज इक्वल टू बी ए। आपके पास फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है इस केस में जब आपके पास लूप परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के और एरिया वेक्टर पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के, तो आपके पास फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब हम इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं। हम दोबारा ये एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं जिसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं इन 2 डायमेंशन। इसमें हमारे पास 2 कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं, उसने कहा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो हमने ये दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दी। हमने उसको बता दिया कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। और अब हम दोबारा से ड्रॉ करने लगे हैं एक लूप। अब हमने क्या बताना है जी, हमने बताना है मिनिमम कब होता है फ्लक्स। अगर आप ये क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स वाले जितने सवाल हैं आप उसमें गलती नहीं करेंगे। मिनिमम फ्लक्स, तो मिनिमम फ्लक्स कब होता है, ज़रा यहाँ पे देखिएगा, गौर से देखिएगा हम कैसे लूप को बना रहे हैं, लूप को रख रहे हैं। हम लूप को इस तरह से रख रहे हैं कि लूप हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, यानी कि लूप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो आप बता सकते हो कि लूप इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ जो हमने एंगल लेना होता है वो लूप के सरफेस से नहीं लेना होता, हमने एंगल लेना होता है वेक्टर एरिया से। तो अब जब आप इसका वेक्टर एरिया ड्रॉ करोगे जो कि नॉर्मल होता है सरफेस के, सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है। और अब अगर आप गौर से देखें व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली 90 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 90, और आप सबको पता है कि बी कॉस 90 हमारे पास 0 होता है। कॉस 90 क्या होता है, 0। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम फ्लक्स। अगर आपको कॉज वाली कन्फ्यूजन रहती है तो आप यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करें, अपने आप को बताएं कि यहाँ पे एंगल 0 है, यहाँ पे एंगल 90 है, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 270 है और यहाँ पे 360 है। हमेशा याद रखें कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एक्स एक्सिस वाला, ये कॉज वाला कंपोनेंट होता है, तो यहाँ पे कॉज मैक्सिमम होगा और यहाँ पे एंगल क्या है, 0, तो कॉज 0 मैक्सिमम यानी कि 1। और हमेशा याद रखें 90 के ऊपर साइन मैक्सिमम होगा, साइन 90 किसके इक्वल होगा, 1। तो इस तरह से आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि कॉस कहाँ 0 होता है, साइन कहाँ 0 होता है, मुझे याद नहीं रहता। तो इस क्वेश्चन से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो गए, इसमें आपने फिगर लास्ट ही बनानी। अगले क्वेश्चन को हम रीड आउट करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, एक कंडक्टर है उसमें से करंट पास कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। ये बात हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू करंट विच इज यू कैलकुलेटेड यूजिंग एम्पियर लॉ। सबको पता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट N ओवर L इंटू आई। B इज इक्वल टू म्यू नॉट N ओवर L इंटू आई। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, एम्पियर्स लॉ। अच्छा जी, क्या कहते हैं आगे से, सिंस करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हमें सबको पता है कि I इज इक्वल टू Q ओवर T होता है अगर करंट किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से किसी सर्टेन टाइम के अंदर गुजर रहा हो, दैट इज कॉल्ड करंट। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस। जरा यहाँ पे फोकस करें, वो आपके साथ एक गेम कर गया। स्टेशनरी चार्जेस का मतलब है करंट इज 0। मैं प्रॉपर नहीं लिखवा रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ आंसर क्या है, इसको आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो। स्टेशनरी चार्जेस का मतलब क्या होता है, करंट इज 0। तो अगर चार्ज स्टेशनरी है और करंट 0 है तो आप बताएं कि इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। इसको आप लफ्ज़ों में लिख लें, इसको वीडियो को आप दोबारा से सुन लीजिएगा, मैं इसको बता रहा हूँ आपके पास। इफ़ चार्जेस आर स्टेशनरी दिस मीन्स करंट इज 0 सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। इस बात को याद रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट देखें, व्हाट अबाउट मूविंग चार्जेस। आपने बताना है यस मूविंग चार्जेस विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अगर हमारे पास जो करंट है कोई कहीं से किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो यस वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू
Ampere's law which is B is equals to mu naught Ni over L। तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, ये बात उसको आपने बता देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 14.3। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है डिस्क्राइब द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड ऑफ अ स्टेडी करंट। अब ये दो सवाल हैं। इफ अ लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड इज डबल, पहला सवाल करते हैं। पहली बात तो ये कि आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni। तो ये इक्वेशन किसके लिए हमने पढ़ी थी? सोलेनॉइड के लिए। और हमने पढ़ा था कि सोलेनॉइड में n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलेनॉइड के बारे में आपको पता है, इट इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स। ये कंडक्टिंग कॉइल है, रेजिस्टिव कॉइल नहीं है, और ये सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बंधी होती है जिससे उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट और ज़्यादा हो जाता है। इसमें बैटरी अप्लाई करते हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अच्छा जी, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट N ओवर L इंटू आई। ये सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला आपने ड्राइव किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। पहले स्टेप में वो हमें कहता है कि आपने क्या करना है, इफ द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज डबल्ड बट नंबर ऑफ टर्न रिमेन सेम, तो B प्राइम इज इक्वल टू म्यू नॉट N ओवर L। L की जगह हमारे पास आ जाएगा 2L इंटू आई। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, बाकी सारे टर्म B ही के इक्वल है, तो हमारे पास आ जाएगा B प्राइम इज इक्वल टू B ओवर 2। आप यहाँ पे लिख के बता देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड विल रिड्यूस टू हाफ। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड विल रिड्यूस टू हाफ। आपने क्या किया? लेंथ बढ़ा दी है, नंबर ऑफ टर्न उतने ही रहने दिए, वो मैग्नेटिक फील्ड विल रिड्यूस टू हाफ। दूसरी पार्ट पे आ जाए, वो कहता है कि आपने क्या करना है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स आर डबल्ड बट लेंथ रिमेन सेम। आपने उसी सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, लेंथ को आपने नहीं छेड़ा। B प्राइम इज इक्वल टू म्यू नॉट 2N, N की जगह हमारे पास आ जाएगा 2N ओवर L इंटू आई। आपको नजर आ रहा है कि 2 का एज इट इज रहने देते हैं, ये बाकी सारे टर्म कैपिटल B के इक्वल आ जाएगी। B प्राइम विल बी इक्वल टू 2B। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया कि मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज टू डबल। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? डबल। तो ये आप देख लें, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करने से B विल इंक्रीज टू डबल। अगर आपने स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बनाना है और आपके पास करंट नहीं है, तो आप क्या करो, जो आपके पास पहले सोलेनॉइड मौजूद है आप उसमें नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दो। 14.5 की तरफ चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और बोर्ड में अक्सर आया हुआ होता है। 14.5 क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में 14.4 क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है एट अ गिवन इंस्टेंट प्रोटॉन मूव इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। इस तरह के क्वेश्चंस को ना आप साथ साथ बनाना शुरू कर दिया करें, लेकिन ये बात याद रखें कि मैंने पहले पढ़ा हुआ, तो मुझे पता है कि इसमें x y z कितनी डायरेक्शंस बनानी है, इसलिए हम एक काम करते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं पूरा। कहता है कि जब प्रोटॉन मूव कर रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन। अच्छा जी, ठीक है। इन अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज इन द नेगेटिव z डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव z डायरेक्शन में। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में? चलें जी, अब जरा आप 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं ताकि आपको भी समझ आए और मुझे भी समझ आए वो क्या क्या रहा है। सबसे पहले हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये हमारे पास है z एक्सिस। एक बात याद रखें, बोर्ड पे मैंने तीनों पॉजिटिव एक्सिस बनाए हैं। अच्छा, बस मेरा आपसे इतना सवाल है, अगर ये x राइट पे है तो लेफ्ट पे कौन सा होगा? नेगेटिव एक्सिस। अगर ये y पॉजिटिव है तो नीचे वाला कौन सा होगा? नेगेटिव y एक्सिस। अगर ये आपकी तरफ को जो आ रहा है z एक्सिस, ये पॉजिटिव है, तो जो इस तरफ को z एक्सिस जा रहा होगा वो कौन सा होगा? नेगेटिव z एक्सिस। लें जी, ये प्रॉब्लम भी क्लियर होगी। अब हम इस सवाल को दोबारा पढ़ते हैं। एट अ गिवन इंस्टेंट अ प्रोटॉन इज मूविंग इन अ पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब यहां से कोई प्रोटॉन आ रहा है और वो इस पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की क्या डायरेक्शन है? विल द प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव इन पॉजिटिव x डायरेक्शन? ये हमने देखना है। अच्छा, तो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ये नेगेटिव z डायरेक्शन में, इसको कैसे ड्रॉ करें? इसको ड्रॉ करने के लिए मैं ब्लू कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि हमने इनवर्ट ड्रॉ करनी है। तो आपने डॉट और क्रॉस पढ़े थे, ये याद रखिएगा, इसका एमसीक्यू आता है। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, टुवर्ड द ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर आप है
तो ये आपकी तरफ आ रहा है टुवर्ड द ऑब्जर्वर। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। इनवर्ड मतलब पेज की तरफ को आ रहा है ये, तो ये आपने यहाँ पे नोट कर लेना है। ये एमसीक्यूज की फॉर्म में आता है। इस क्वेश्चन से हमारा एमसीक्यूज भी क्लियर हो गया। सिर्फ सवाल हल ना करें, उसको समझें, उससे रिलेटेड बातों को लिंक करें, क्योंकि आपका दिमाग एक इन्फॉर्मेशन को तब तक नहीं समझता जब तक आप उसको पिछले इन्फॉर्मेशन से रिलेट नहीं करते। अच्छा, ये तो ये इनवर्ड है, टुवर्ड्स पेज है, ये याद रखिएगा। टुवर्ड प्लेन है, ये आपकी तरफ को नहीं आ रहा, ये प्लेन की तरफ जा रहा है। तो इसी तरह मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूँ मार्कर से, और मैं बता दूंगा कि ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ की है। क्रॉस बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन है, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है। अब जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फोर्स का, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी साइन थीटा। हमेशा याद रखें कि अगर हमारे पास थीटा, हमारे पास ये जो चार्ज आ रहा है, अगर ये पैरेलल आ जाए कभी किसी तरह से, हमारे पास थीटा की वैल्यू 0, तो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या हो जाती है, 0। ये बात याद रखिएगा। अगर हमारे पास चार्ज जो है वो 90 के ऊपर आ रहा है, 90 के एंगल पे, जैसा कि इस फिगर में देखें, मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड है और ये चार्ज आ रहा है। व्हाट इज द एंगल, 90 डिग्री। एंगल हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। तो चार्ज मूव करेगा सर्कुलर पाथ में। ये मैं आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। अगर थीटा ग्रेटर देन 0 है और थीटा लेस देन 90 है, तो चार्ज बनाएगा हेलिकल पाथ। ये लिख लीजिएगा, ये बोर्ड में एमसीक्यू उसने बार बार पूछता है इस तरह के। हालांकि ये हेलिक्स वाला पार्ट बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको नोट कर लें। अच्छा जी, हमारे पास प्रोटॉन आ रहा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब है जैसे ही प्रोटॉन एक्स डायरेक्शन में आएगा तो वो वाई की तरफ बेंड कर जाएगा, लेकिन ये बेंडिंग इस तरह से हो रही है कि ये एक सर्कल बनाता हुआ जा रहा है। मतलब ये कि आपका जो प्रोटॉन जो पहले स्ट्रेट लाइन में आ रहा था, इट विल मूव इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो आप इसका जवाब कैसे लिखेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि पहले तो आप बना देंगे फिगर। आप बताएंगे नो प्रोटॉन विल नॉट कंटिन्यू टू मूव अलोंग एक्स डायरेक्शन। नो प्रोटॉन विल नॉट कंटिन्यू टू मूव अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो ये पहला पॉइंट होगा। दूसरी बात आप बताएं, इट विल बेंड अलोंग वाई एक्सिस इन सर्कुलर पाथ। इट विल बेंड अलोंग वाई एक्सिस, किस डायरेक्शन में जा रहा है, बल्कि मैं तो कहता हूँ पॉजिटिव वाई एक्सिस लिखें। आपने राइट हैंड रूल पढ़ा होगा कि जो 4 फिंगर्स हैं उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, थंब का डायरेक्शन वेलोसिटी। तो आपके पास जो प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लग रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। इट विल बेंड टूवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस। इट विल बेंड टूवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस इन सर्कुलर पाथ। ये लाजमी बताना है, यानी कि स्ट्रेट जा रहा है, सर्कुलर पाथ बनाता हुआ वो हमारे पास ऊपर वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो राइट हैंड रूल जो आपने पढ़ा हुआ है, उसके जो पाम के डायरेक्शन है, हथेली के डायरेक्शन है, वो डाउनवर्ड हो जाती। मतलब वो फिर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा होता, ये भी सुन लीजिए, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस में सर्कुलर पाथ बनाता हुआ जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 14.5। जैसा कि मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, बोर्ड में बहुत दफा आया हुआ है। 2 चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इनटू अ रीजन वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी। लो जी, उसने आपको खुला छोड़ दिया है, कोई उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दी, आप जैसे मर्जी ड्रॉ करें। ले जी, पहले हम ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जी, और ये कोई हमारे पास खास किस्म का प्लेन है। ये आपने सेंटर में ड्रॉ करनी है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ बता दें एग्जामिनर को, देखो एग्जामिनर ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमारे पास 2 पार्टिकल्स आ रहे हैं। वो कहता है कि एक पार्टिकल बेंड कर जाता है इस डायरेक्शन में और एक पार्टिकल बेंड कर जाता है इस डायरेक्शन में। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने मैग्नेटिक फील्ड और जो चार्जेस हमारे पास आ रहे हैं उसकी जो डायरेक्शन रखी है वो 90 डिग्री पे रखी है। कैसे देखें, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और चार्ज पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है, तो व्हाट इज द एंगल, 90 डिग्री बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें इससे क्या बात पता चलती है, आपने बताना है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन F इज इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स है और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स है। मतलब फोर्स इक्वल होगी लेकिन ऑपोजिट होगी।
इससे हमें पता चल रहा है कि बोथ चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट नेचर, बोथ चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट नेचर। क्या मतलब हुआ, एक के ऊपर पॉजिटिव है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव है, और तीसरा अभी तक हमने कोई चार्ज डिस्कवर नहीं किया। बोथ चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट नेचर, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये बात लिखें, वन चार्ज इज पॉजिटिव, अदर चार्ज इज नेगेटिव, वन चार्ज इज पॉजिटिव, अदर चार्ज इज नेगेटिव, तब जाके आंसर कंप्लीट होगा। ये फिगर भी आपने लाजमी बनानी है। अच्छा जी, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज दैट 14.6, क्वेश्चन को रीड आउट कर लें। सपोज दैट अ चार्ज Q is moving in a uniform magnetic field with velocity v where there is no work done by the magnetic field। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, फिर मैं आपको ये सॉल्व करवाता हूँ। क्या आपने फर्स्ट ईयर की बुक में क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा n? बिल्कुल पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, अब ज़रा यहाँ पे देखें, मेरे पास टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर और फोर्स को मल्टीप्लाई करके जो टॉर्क आता है ये भी वेक्टर होता है। लेट्स से कि ये R है और ये F है, तो आपको पता है जो टॉर्क होगा ना वो इन पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा। आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। तो ये जो तीसरा वेक्टर आया ये पहले दो वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये तीसरा वेक्टर पहले दो वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो अब ज़रा यहाँ पे देखें, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एज वी नो दैट F इज इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस B, F इज इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस B। पहले एक बात अपना पॉइंट नोट कर लें कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ना ये सिर्फ डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है, ये चार्ज को डिफ्लेक्ट करवा सकती है, ये चार्ज की वेलोसिटी में कोई चेंज या काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज कॉज नहीं कर सकती। ऐसा क्यों है? नो चेंज इन वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी। देखें जी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमेशा हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। क्या मतलब? मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। जो चार्ज पार्टिकल है वो हमेशा उससे क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। अब हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रही होती है, और हमें ये भी पता है कि अगर ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। थीटा बिटवीन F एंड D क्या होगा? 90 डिग्री। दोबारा से सुने, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रही है इसके दरमियान एंगल है 90 डिग्री। तो आपके पास वर्क का फॉर्मूला होता है FD cos थीटा। अब बताइए थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। तो W इज इक्वल्स टू FD cos 90 क्या होता है? अब तो कन्फ्यूजन दूर हो गई है, cos 90 0 होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क चार्ज पार्टिकल पे नहीं कर सकती। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, इसलिए थोड़ा सा लेंथी था। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगता है। थैंक यू वेरी मच।